अस्सलाम वालेकुम। कोविड-19 सीरीज़ की एक और इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद ख़ान, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और इंटेंसिविस्ट हैं फ़ारूक हॉस्पिटल वेस्टफील्ड ब्रांच में और आईसीयू के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं। सर से आज हम ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि कोरोना के लिहाज से गल्फ़ कंट्रीज़ में जो बहुत से पेशेंट सर ने डील किए हुए हैं और उनके हवाले से सर का बहुत एक्सपीरियंस है। तो आज हम इनसे कुछ सवालात के जवाब जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आजकल कोरोना की वबा फैली हुई है, इसके बारे में हमें सिंपल वर्ड्स में हमारी आवाम को बताइएगा कि ये होता क्या है एक्चुअली और ये कहाँ से फैला है। जी, कोरोना जो है एक वायरल बीमारी है जो कि वायरस से फैलती है और ये कोई नया वायरस नहीं है जो दुनिया में अभी आया है। इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, लेकिन ये मुख्तलिफ नाम के साथ जो है वो प्रेजेंट करता है। ये रिसेंटली 2011-12 में ये मर्स कोव के नाम से जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में आया था और वहाँ पे जो है ये बहुत तेज़ी से फैला था और उन्होंने उस पर कंट्रोल भी पा लिया था। तो इसका ये SARS-CoV-1 और SARS-CoV-2 अभी जो है ये 2 है। तो ये नया वायरस नहीं है, ये इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो यही है कि जो देखने की है कि ये हमारे मुल्क में जो इसकी प्रेजेंटेशन है या जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो दूसरी दुनिया की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है और इसकी अभी तक इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि इसकी क्या वजूहात हैं। मल्टीपल फैक्टर्स हो सकती हैं, हमारी इम्यूनिटी भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ लोग जो है वो फ्लू वैक्सीन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगवाते हैं। जो बाहर की दुनिया में लोग फ्लू की वैक्सीन यूज़ करते हैं वो तो हर एक आदमी को वहाँ पे शॉट लगता है, फ्लू शॉट जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम वैक्सीन नहीं लगवाते हैं इसलिए हमें जो फ्लू के जो एपिसोड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और उसकी वजह से भी इसका एक ये आ रहा है कि ये उससे जो है वो यहाँ के लोग उसकी वजह से इनकी बचत है कि यहाँ पे बहुत कम है। और इसमें जो मेन चीज़ एक और है वो ये है कि इसमें हमारे पास सीरियस पेशेंट बहुत कम है, यानी हमारे पास डायग्नोज तो हैं लेकिन इसमें जो आईसीयू में पेशेंट ट्रीट होते हैं, जिस तरह बाहर में आप देखते हैं इवन अमेरिका में या जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डेली की जो डेथ है वो 500 से 600 का वहाँ पे नंबर है और हमारे पास जो है वो जो डायग्नोसिस यहाँ पे होती हैं वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है और आईसीयू में जो पेशेंट पहुँचते हैं वो तो बहुत ही कम है। अच्छा सर, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि क्योंकि आम फ्लू में और इसमें डिफरेंस थोड़ा कम ही है, तो ये बताइए। अच्छा, इसमें ये है कि सिम्टम तो वही हैं कि इसमें बुखार होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है जिस तरह आम फ्लू में होता है और साथ में खांसी शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें खांसी जो है ये ड्राई होती है, यानी इसके साथ बलगम मरीज़ को नहीं आती है, ड्राई कफ कहते हैं वो होती है। इसमें तीसरी ये है कि इसमें बॉडी के अंदर जो पेन्स शुरू हो जाती हैं, बॉडी एक्स एंड पेन्स कहते हैं उसको, और ये जब ज़्यादा सवेयर हो जाता है तो फिर इसमें हमारी जो सूंघने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है, मरीज़ को जो है वो किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती है। तो अलामात तो इसकी एक ही जैसी हैं और कोरोना की भी वही अलामात हैं जिस तरह दूसरे फ्लू में होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता है और जल्दी ही अगर ये उसमें आता है तो ये जल्दी ही सवेयर सीरियस हो जाता है। तो ये इसमें एक चीज़ ये है, जिस तरह रनिंग नोज़ है, फीवर है, बॉडी एक्स एंड पेन्स हैं, कफ़ है, ड्राई कफ़ होती है। अगर आम फ्लू में हम देखें तो उसमें जो शुरू में कफ़ होती है वो ड्राई होती है, उसके बाद जब सुपर इम्पोज इन्फेक्शन बैक्टीरियल होता है तो उसके अंदर मरीज़ जो है वो बलगम पैदा करना शुरू कर देता है। तो इसमें भी होता ऐसे ही है लेकिन ये ज़्यादा सवेयर है। और इसमें एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ऊपर जो स्टडीज़ हुई हैं, जो आम फ्लू है उससे जो मोर्टेलिटी है वो 0.08% है, जो कि 0.1% भी नहीं है। इसकी जो अभी मोर्टेलिटी देखी गई है वर्ल्ड में वो 1% है। तो ये उस लिहाज से जो है इसकी मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है, ये तेज़ी से ट्रांसमिट होता है दूसरे बंदों में और ये बहुत जल्दी ही जो है मरीज़ को इसके जो सीरियस है वो जो इसकी सीरियसनेस की जो अलामात हैं वो जल्दी डेवलप हो जाती हैं। अच्छा सर, यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज देखा जाए तो हर बंदा टेस्ट नहीं करवा सकता है। इन केस एक बंदे को अपने अंदर लग रहे हैं कि उसमें कुछ सिम्टम इस तरह के हैं तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सेल्फ आइसोलेशन में जाना चाहिए या हॉस्पिटल जाना चाहिए? अच्छा, इसमें ये है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसमें अगर एक आदमी को ये सारे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं जो फ्लू के हैं, जिस तरह फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है इसमें,
साथ में अगर आपको वो खांसी है, जो ड्राई कफ जिसे हम कहते हैं, या बॉडी एक्स एंड पेन्स हैं, या इसमें जिस तरह नज़ला या रनी नोज़ हो जाता है, तो उसमें सबसे पहले आपने काम ये करना है कि घर में आपने आपको आइसोलेट करना है। और आइसोलेट, ये घर में आइसोलेट करके बैठ नहीं जाना, बल्कि हॉस्पिटल सीक मेडिकल अटेंशन, हॉस्पिटल जाना है, अपने आप को चेक करवाना है। इसमें जो एक स्ट्राइकिंग चीज़ है वो ये है कि फ्लू दूसरे से आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। फ्लू तो एक ही फ्लू है, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट होगा टेस्ट से। तो अगर आपको इसके सिम्टम्स आते हैं तो आपने एक तो अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, और दूसरा फ़ौरन मेडिकल अटेंशन लेनी है, इसके टेस्ट करवाने हैं। इसके टेस्ट जो हॉस्पिटल में कुछ सेंटर्स गवर्नमेंट ने इसके लिए जो मुख्तस कर दिए हैं, बल्कि अब तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होता है, हमारे हॉस्पिटल में भी इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, फारूक हॉस्पिटल में। तो इसका जो है वो नेज़ल स्वैब लेते हैं, नेज़ोफिरिंजियल डीप स्वैब होता है, और उससे जो इसकी सेंसिटिविटी है वो 63% है, और 93% इसका हम एक और ब्रोंकोस्कोपी से करते हैं, ब्रोंको लीवाज, तो उससे इसकी सेंसिटिविटी 93% है। लेकिन वो हम हर पेशेंट का नहीं कर सकते हैं, वो आईसीयू में ही होता है। लेकिन जो नेज़ोफिरिंजियल स्वैब है उससे इसकी सेंसिटिविटी 63% है, और वो हर बंदे को करवाना चाहिए, हॉस्पिटल में, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, जिसको साइन सिम्टम अपेयर हो जाते हैं। तो ये मैंडेटरी है, और WHO की रिकमेंडेशंस भी हैं। ये हो सकता है कि आपको फ्लू ना हो, आपको कोरोना ना हो, सिर्फ आम फ्लू हो, जो कि आजकल सीज़न भी है, लेकिन डिफ्रेंशिएट आप सिर्फ टेस्ट से कर सकते हैं। ठीक है सर। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इसके लिए अगर हम सेल्फ आइसोलेशन में जाते हैं तो इसके तस्वीर में हम सुन रहे हैं कि यही डॉक्टर्स यही बता देते हैं कि आपने अपने आप को दूसरों से सेपरेट रखना है, आपने हाथों को 20 सेकंड तक धोना है, ठीक है, या आपने सैनिटाइज़र यूज़ करना है। तो आजकल के जो हालात हैं, मार्केट में सैनिटाइज़र अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हैं तो कल हम एक देख रहे थे कि ट्विटर पे फवाद चौधरी साहब ने एक पोस्ट की थी कि बहुत से सैनिटाइज़र जो हैं वो उसके मेयार के मुताबिक नहीं उतरते। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए अगर सैनिटाइज़र अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रहा है, तो उसका क्या अल्टरनेटिव? उसमें जो अगर देखो ना, अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है और आप घर पे हैं, तो सबसे पहली जो मेन चीज़ आपने करनी है वो है अपने आप को आइसोलेट कर देना है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होगा, ताकि जो दूसरे अफराद हैं वो इससे इन्फेक्ट ना हों, क्योंकि घर के अंदर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, और उसमें जो दूसरी बीमारी जिस तरह शुगर है, उसमें हाइपरटेंशन है, इस्कीमिक डिजीज़, जो दिल के पेशेंट हैं या गुर्दे के जो पेशेंट हैं, इनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको सिम्टम होते हैं तो आपने उनसे अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, और अपने हाथ को, अगर सैनिटाइज़र है तो इस बेस्ट, लेकिन अगर आप हाथ धोते हैं तो सिर्फ धोते हैं तो इसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। इसमें चूँकि आप मिल ही नहीं रहे किसी से, अपने आप को आपने सेपरेट कर लिया है और आपको इसके सिम्टम्स अपेयर हो गए हैं, तो इसमें हाइजीन का ख्याल तो आपने रखना ही है, लेकिन जब आप दूसरे से मिल नहीं रहे हैं तो इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को सेपरेट कर लिया है तो ये भी बहुत जो है उसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर है। बाकी हाथ तो डेफिनेटली आपने 20 सेकंड तक धोने हैं, क्योंकि ये सरफेसेस पे भी रहता है, और ये 98% जो इसकी ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट है, और ये 2% एरोसोल जिस तरह ये एनवायरनमेंट में रहता है। इसके बारे में जो भी तहकीक हुई है वो यही है कि ये ज़्यादातर हवा में मुअल्लक नहीं रह सकता है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। तो ये सरफेसेस पे रहता है, जिस तरह टेबल है या आपके जो हैंडल्स हैं दरवाज़ों के, वहाँ पे ये अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी उसको टच करेगा तो ये जो दूसरा आदमी टच करेगा, क्योंकि देखो ना, अगर कोई टच करते हैं फिर हम अपने नोज़ को हाथ लगाते हैं, फेस को लगाते हैं, या अपने बॉडी एरियाज़ को टच करते हैं, तो उससे ये हमारे अंदर ट्रांसमिट होता है। तो लेकिन इसका 98% जो है वो ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट के ज़रिए होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अपना कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस रखें, और ताकि अगर कोई आदमी ऐसा इन्फेक्टेड आ भी आपके उसमें गया है और उसकी छींक जो है वो छींक रहा है या वो खांस रहा है, या इवन वो इन्फेक्टेड मरीज ब्रीथ कर रहा है, तो उससे भी ये आपको ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस है और आपने मास्क पहना हुआ है और पेशेंट ने भी मास्क पहना हुआ है, तो उससे आपकी बचत हो सकती है। और दूसरा इसमें मेरा यही मैसेज होगा कि अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है तो उसको अपनी जो छींक है या उसमें जो खांसी है वो अपनी कोने में करनी चाहिए, इस तरह करके, तो ये बहुत ज़रूर उससे बचत हो जाएगी उसकी। इसकी जो मेनली ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट है 98%। अच्छा सर, इसमें साबुन से अगर कोई हाथ धोना चाहे तो कोई भी किसी तरह का भी यूज़ कर सकता है? इसमें मेरे ख्याल में तो जो साबुन कुछ ऐसे रिकमेंड, डिटोल साबुन है या लाइफ बॉय है, जो एंटी इसमें समझ आते हैं कि ये एंटी जो जर्म्स हैं, बेहतर तो है कि वो यूज़ करें।
ठीक है। लेकिन इसमें अगर सिर्फ हाथ धो लेते हैं, अगर आपके पास सैनिटाइज़र अवेलेबल नहीं है, वैसे तो मार्केट में अभी लोकली भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो हाथ धोने का भी इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। अच्छा सर, एक बात ज़रा आम सी है, हर कोई यही सुनने में आ रहा है कि इसकी जो ट्रांसमिशन है, लेट सपोज अगर वो नाक के ज़रिए होती है तो वो सांस के ज़रिए जाएगी फेफड़ों में, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी बजाय इसके कि अगर वो आपके खुराक में शामिल होकर पेट में जाती है। नहीं, ये खुराक से ट्रांसमिट नहीं होता है। नहीं होता। हाँ, ये खुराक से ट्रांसमिट नहीं होता। अगर आप जिस तरह लोग खाना बनाते हैं या खाना खाते हैं या कोई आदमी उसको कैरी करता है, तो ये खाने के ज़रिए नहीं फैलता है। लेट सपोज आपके हाथ के साथ जर्म्स लगे हुए हैं और आप उसी हाथ से खाना खाते हैं जी, तो उसका क्या इफेक्ट होगा फिर? अगर आपके हाथ हैं तो इसलिए तुम कहते हैं कि अपने हाथ को सैनिटाइज़र से वॉश करें और धोएं, इसलिए तुम कहते हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसी स्टडीज़ अभी नहीं है कि ये खाने से होता है। ये बेसिकली मैंने जैसे पहले बताया कि ये ड्रॉपलेट से होता है, और अगर आप सांस ले रहे हैं, खांसी कर रहे हैं, छींक मार रहे हैं या ब्रीथ कर रहे हैं किसी इन्वायरमेंट में, तो ये ज़्यादातर तो उससे होता है। लेकिन ये खाने के अंदर जब ये चला जाता है, जिस तरह अभी आप ये कह रहे हैं कि ये होटल में जो खाने बनते हैं, अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है और आपने वो खाना खा लिया है, तो इसमें कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई कि ये उससे होता है। अच्छा सर, अब आते हैं फारूक हॉस्पिटल पे, क्योंकि यहाँ आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। यहाँ का हमें बताइएगा कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या सेटअप किया, क्योंकि हमें देखने में आया कि नई बिल्डिंग बनाई हुई है, सेपरेट सेटअप किया आपने, आईसीयू वगैरह सारी चीज़ें, तो उसके बारे में आप बताइएगा। और टेस्ट की फैसिलिटी भी है या नहीं है? नहीं, टेस्ट की फैसिलिटी है। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि इसके लिए जो रिकमेंडेड टेस्ट है वो है नेज़ोफेरिंजियल स्वैब। इसका जो अभी ब्लड में कुछ लोग कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ हैं IgM और IgG, उसकी एक तो सेंसिटिविटी बहुत कम है और मुझे ये पता भी नहीं है कि वो पाकिस्तान में होता है या नहीं। लेकिन इसके लिए जो WHO ने रिकमेंड किया है और जो बाकी ममालिक में हो रहा है वो है RT-PCR, जो नेज़ल स्वैब से लेते हैं। उसकी सेंसिटिविटी 63% है। वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है और हम वहाँ पे पेशेंट को पहले जो स्क्रीन करते हैं, स्क्रीनिंग के बाद अगर हमें ये पता चलता है कि इसमें वो साइन सिम्टम्स हैं तो हम उसका टेस्ट करते हैं, और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर हम उसको आइसोलेट कर देते हैं। हमारे पास आइसोलेशन वार्ड्स हैं और उसके अंदर हम उसको, अगर कोई साइन सिम्टम्स हैं या किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो इसकी एज सच इसके लिए कोई दवाई अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, ट्रायल बेसिस पे लोग दे रहे हैं। लेकिन हम जो है वो बाकी जो ट्रीटमेंट हैं, जिस तरह उसकी हाइड्रेशन है या उसकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप करने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो देते हैं। अगर हमें लगता है कि सुपर इम्पोज को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो हम उसके लिए फिर एंटीबायोटिक देते हैं, तो हम उसको दाखिल कर लेते हैं, सेपरेट वार्ड है। अगर ऐसा लगता है हमें कि इसको ICU की ज़रूरत है तो हमारे पास वो फैसिलिटीज़ भी हैं, हम फिर उनको ICU आप लोगों ने सेपरेट किया हुआ है? हमारे पास सेपरेट बिल्डिंग है जो कि मेन हॉस्पिटल से सेपरेट है, और उसके अंदर पेशेंट को जो है वो वहाँ पे ही सारा, इसकी स्क्रीनिंग भी होती है, इसके टेस्ट भी वहीं पे होते हैं, एडमिशन भी वहीं पे होता है, आइसोलेशन भी वहीं पे होती है, और सारा जो इसका है वो सिस्टम वो डिफरेंट है, डिफरेंट बिल्डिंग में। चूँकि बिल्डिंग आपकी डिफरेंट है, लेट सपोज कोई सस्पेक्टेड पेशेंट या जिसको इस तरह के सिम्टम्स हों, तो वो आपकी मेन बिल्डिंग में अगर आता है तो उसके लिए आपने क्या सिस्टम किया? मेन बिल्डिंग में तो इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि मेन बिल्डिंग के जो गेट है उसके साथ ही स्क्रीनिंग लगाई हुई है हमने, ठीक है। तो जैसे में पता चलता है कि वो स्क्रीनिंग में कोई उसका साइन सिम्टम, जिस तरह फीवर है, अगर उसको बुखार हो रहा है तो हम उसको फ़ौरन जो है वो अपनी दूसरी फैसिलिटी में शिफ्ट कर देते हैं। या हमें लगता है कि उसको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो हम उसको जो आइसोलेशन, जो हमारा सेपरेट वार्ड है, हम उधर ही रेफ़र कर देते हैं। तो बहुत लेस लाइकली चांसेस हैं कि वो इधर। हाँ, अगर कोई हमारे हॉस्पिटल में अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है, कोई पेशेंट जो है वो उसको साइन सिम्टम आते हैं जो हमारे पास एडमिटेड हैं, तो हम उसको भी स्क्रीनिंग करते हैं, आइसोलेट करते हैं, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो वापस वहीं शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा सर, इसकी अभी तक कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है? इसके लिए जी अभी तक कोई ट्रीटमेंट दरियाफ़त नहीं हुई है। जितने भी ट्रीटमेंट अभी चल रही हैं वो ट्रायल बेसिस पे हैं। जिस तरह इसमें ये क्लोरोक्विन है, एजोमैक्स है, एंटीवायरल है। ये सऊदी में जब 2011-12 में मर्स को आया था, जो कि कोरोना ही है लेकिन उसकी डिफरेंट स्ट्रेन था वो, उसमें टैमीफ्लू बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी और उसकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट, बेनिफिशियल इफ़ेक्ट भी आए थे। काफ़ी पेशेंट की ट्रीटमेंट वहाँ हुई थी, लेकिन एज सच इस वायरस के बारे में अभी तक कोई अथेंटिक ट्रीटमेंट नहीं है।
इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ आइसोलेशन है, अपने आप को आइसोलेट रखें, प्रिवेंशन है कि अपने आप को प्रिवेंट करें, लोगों से जो आपका जो सोशल गैदरिंग्स है उसको अवॉइड करें। जितना आपका कांटेक्ट कम होगा आप उतना ही इससे बचे रहेंगे। हाइजीन को बूस्ट अप करने की ज़रूरत है कि इसके लिए आप फ्रेश जूस लें, अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा पिएँ और चाय, जिस तरह चाय है, कॉफ़ी है, गर्म मशरूबात इस्तेमाल करें। इसकी बेसिकली तो ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ही है। एज सच मेडिकेशन में जब हमारे पास जो पेशेंट यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाते हैं उसमें भी हम यही है कि अगर हमें लगता है कि इसमें सुपर इम्पोज कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए हम मेडिसिन देते हैं। अदरवाइज़ तो जो यहाँ एडमिटेड पेशेंट होते हैं उसमें भी हम ये रिहाइड्रेट करते हैं पेशेंट को, और बाकी जो हाइजीन्स हैं, उसकी जो हाइजीनिक कंडीशन है उसको बेहतर करते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मेडिसिन देते हैं। और क्योंकि इसमें कोई अभी तक इसकी कोई मेडिसिन चूँकि दरियाफ्त ट्रायल बेसिस पे है, लेकिन वो भी उन पेशेंट्स के लिए है जो क्रिटिकल होते हैं। तो नॉर्मल जो पेशेंट सिर्फ आइसोलेशन में आ गए हैं उसके लिए तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। जी अच्छा सर, लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहें? इसमें मेरा मैसेज यही होगा कि इसमें अपने आप को सेपरेट रखिए और आइसोलेट रखिए, बाहर बिल्कुल जो है वो ना जाएं, घर पे रहें और घर पे भी अपनी हाइजीन को मेंटेन रखें। अगर आपको कोई साइन सिम्टम होता है, कोई अपेयर होता है, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि इसमें फ़ीवर होता है, रनी नोज़ होता है, बॉडी एक्स एंड पेन्स शुरू हो जाती हैं बॉडी में, जिस तरह दर्द, जिस तरह नज़ला ज़ुकाम में होता है, तो फ़ौरन अपने आप को आइसोलेट करके टेस्ट करवाएं, ठीक है। क्योंकि एक ही तरीका है आम फ्लू और इस फ्लू को जो है डिफ्रेंशिएट करने का, वो है टेस्ट। इसके बगैर नहीं पता चलता है। तो अपना टेस्ट करवाएं, हॉस्पिटल जाएं जहाँ जहाँ पे इसकी टेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और वहाँ पे भी जाएं तो प्रॉपर जो है वो मास्क पहन के जाएं, और वहाँ पे भी आपने प्रिकॉशंस लेनी है। ये देखो ना, हो सकता है आपको सिंपल फ्लू हो लेकिन वहाँ से आप एक्वायर करके ले आएँ, तो इसलिए अपनी जो प्रिकॉशंस हैं वो आपने उसी तरह रखनी है जिस तरह कोरोना के पेशेंट्स के लिए होती हैं, लेकिन आपने टेस्ट ज़रूर करवाना है। और बाकी ये है कि स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है सर, इंशाल्लाह सर हम नेक्स्ट आपसे जो भी अपडेट होगी उसके हवाले से भी रब्ता करेंगे। आपको टाइम देने के लिए शुक्रिया सर।